तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इसमें मेरे पास बच्चों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, आपको अच्छी तरीके से हम समझा देंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहने की ज़रूरत है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। पूरे बुक से जो अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनकी बात करेंगे। 95% यही एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। इसका पीडीएफ देखिए मेरे पास, जो पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए। जो समीकरण आपको दे रखे हैं ना, इसको आपको पूर्ण करना है और संतुलित करना है। ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है? NaOH प्लस Br2, ये हमारा क्या है? ठंडे में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरीके से समझकर आप जाएंगे तभी आपको लिख पाएंगे, अन्यथा केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आप सभी को अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए क्या दे रखा है, NaOH प्लस Br2 जो कि ठंडे में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? XeF6 प्लस H2O, क्या बनाएगा? XeF6 प्लस H2O जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? इसको आपको पूर्ण करना है। ठीक है। तो पहला आंसर देखिए क्या है, 2NaOH प्लस Br2 जो कि ठंडे में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaBr प्लस NaBrO प्लस H2O आपका बनाएगा। ठीक है। क्या बनाएगा? NaBr प्लस NaBrO प्लस H2O आपका बनाएगा। दूसरे नंबर में देखिए XeF6 प्लस H2O, जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? XeF4O प्लस 2HF। ठीक है बनाएगा? प्लस 2HF। ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान ऊंचे होते हैं। समझाइए किसके? जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं हमारे, उनके आयनन विभव के मान ऊंचे होते हैं, इसको आपको समझाना है। ठीक है। तो उत्कृष्ट गैसों के उच्च आयनन विभव उनके निम्न उच्च अस्थायी NH2NP6 विन्यास के कारण होते हैं। किसके कारण? उत्कृष्ट गैसों के जो उच्च आयनन विभव हैं उनके उच्च अस्थायी NH2NP6 विन्यास के कारण होते हैं। तो ये चीज़ को भी आपको याद कर लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है। तो प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो प्रयोगशाला में फिनाल क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। जो प्रयोगशाला में जो फिनाल बनाया था ना मेरे बच्चों, कैसे बनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा। वो कैसे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में फिनाल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। क्या करके? जो जलीय विलयन है उसका भाप आसवन करके बनाया जाता है। ठीक है। तो C6H5N2 प्लस Cl क्रिया करके प्लस H2O से क्रिया करके क्या बनाएगा? बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो बनाएगा क्या हमारा? C6H6OH प्लस N2, जिसे आप क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। ये हमारा N2 बनेगा और ये Cl बनेगा। ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या होता है? ठीक है। क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? कौन? मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं तब क्या होगा। ठीक है। तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड, जो मेथिल एल्कोहल है किसी एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके या एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? मेथिल एसीटेट बनाता है। ठीक है। जिसमें CH3OCl
CH3COO CH3 + HCl आपका बनाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मोलिस परीक्षण क्या है, ये अब आपको बताना है। मोलिस परीक्षण क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मोलिस परीक्षण क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर, किसमें? एक परख नली में हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर 2 मिली अल्फा नेफ्थाल का, क्या? 2 मिलीलीटर अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर, क्या मिलाकर? एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर, क्या डालने पर? कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय होता है। क्या होता है? दो द्रवों के बीच क्या होता है? बैंगनी रंग का क्या होता है? वलय होता है। क्या होता है? वलय होता है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह क्या होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। क्या देते हैं? जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, ठीक है। क्या है? मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ठीक है। तो वे कार्बोहाइड्रेट, क्या? वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते। वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोनोसैकेराइड। अगर कोई पूछ लेगा आपसे कि आप बताइए मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में क्या होते हैं? जल अपघटित नहीं हो सकते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा। CuS4, क्या? CuSO4 विलयन को, मान लीजिए कोई हमारा देखिए CuSO4 का विलयन है, उस विलयन को 2.0 एम्पियर की धारा से, कितने एम्पियर की धारा से? 2.0 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया। कहाँ तक? 450 सेकेंड तक क्या किया गया? विद्युत अपघटित किया गया। तो कैथोड पर निक्षेपित कापर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। किस पर? कैथोड पर निक्षेपित कापर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है। तो Cu बराबर क्या हो जाएगा? 63 और यह बराबर 96,500 C, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैथोड पर अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी जो कैथोड पर अभिक्रिया होगी वह क्या होगी? तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, Cu क्रिया करेगा। तो I बराबर क्या हो जाएगी? 2 एम्पियर दिया है धारा। T बराबर कितना? 450 सेकेंड, ठीक है। फैराडे नियतांक यह बराबर कितना होता है? 96,500 C, ठीक है, ये आपके लिए होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर I × T, यानी कि 2.0 × 450 यानी कि 900 कूलाम। क्या? 900 कूलाम आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कापर का तुल्यांकी भार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कापर का तुल्यांकी भार, ठीक है। E बराबर कितना हो जाएगा? 63/2 बराबर 31.5 ग्राम तुल्यांक। क्या हो जाएगा? 31.5 ग्राम तुल्यांक, ठीक है। तो कैथोड पर निक्षेपित कापर का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? E × Q/F। क्या हो जाएगा? E × Q/F, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 31.900/96,500, ये आपको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0.293 ग्राम। कितना आएगा? 0.293 ग्राम, ठीक है, आपके लिए आ जाएगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करना मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए। किसको? विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाना है आपको। तो क्या होता है? विद्युत अपघटन द्वारा, किसके द्वारा?
विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई, जो हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपको समझाना चाहें तो विद्युत अपघटन में देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है, कम सक्रिय धातु की, कौन सी, कम सक्रिय धातु की कलई जो होता है, कलर जो होता है, अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। किस पर, अधिक सक्रिय धातु पर क्या होती है, चढ़ाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे मेरे बच्चों, विद्युत लेपन कहते हैं। धातुओं की होने वाली वांछनीय संक्षारण क्रिया को, धातुओं की होने वाली जो वांछनीय संक्षारण क्रिया है, क्रिया को लेपन द्वारा रोका जाता है। किसके द्वारा, लेपन द्वारा क्या होता है, रोका जाता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए क्या है कि लोहे की चादर पर, ठीक है, जब यहाँ पर देखिए लोहे की चादर पर जब जिंक या टिन का लेप किया जाता है तो क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम है। क्या है, लोहे से कम है। चलिए आगे आपको बताते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आयनिक विलयन की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है। जो आयनिक विलयन है इसकी चालकता का जो मापन है किस प्रकार किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, क्या, किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस विलयन की चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, उस विलयन की चालकता कहते हैं। किसी आयनिक विलयन की चालकता का मापन उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। किसका, किसी विलयन, आयनिक विलयन की जो चालकता का मापन है उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो इसको जरूर आप लोग पढ़िए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, किसी वैद्युत अपघट्य का उड़न मान क्या है, समझाइए। किसी वैद्युत अपघट्य का जो उड़न मान है क्या है उसको आपको समझाना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, किसी आयन का मिली मोल में, किसमें, किसी आयन का मिली मोल में वह कम से कम सांद्रण, क्या, वह कम से कम सांद्रण जो 1 लीटर सॉल को, किसको, 1 लीटर सॉल को स्कंदित करने हेतु पर्याप्त हो, क्या हो, स्कंदित करने हेतु क्या हो, पर्याप्त हो, उसका उड़न मान कहलाता है। क्या कहलाता है, उड़न मान कहलाता है। ठीक है, और जितनी कम मात्रा किसी वैद्युत अपघट्य की आवश्यक होती है, किसकी, जितनी कम मात्रा वैद्युत अपघट्य की आवश्यक होती है उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन शक्ति होती है। क्या होती है, उतनी ही अधिक उसकी क्या होती है, स्कंदन शक्ति आपकी होगी। ठीक है, इसमें देखिए जैसे दे रखा है, उड़न मान इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान स्कंदन शक्ति, या उड़न मान इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान प्रभावी आयनन की संयोजकता। क्या, प्रभावी आयन की संयोजकता आपकी हो जाएगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में, किसमें, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक जो होता है ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाना है आपको। यानी जो हमारे सूक्ष्म विभाजित अवस्था होती है उसमें जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, इसको आपको समझाना है। ठीक है, तो आंसर इसका लिखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे, किसके, उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक, जितने इसके कारण, जिनके कारण उसकी कार्यक्षमता अधिक होगी। ठीक है, तो उनके कारण क्या होता है, उनकी जो कार्यक्षमता होगी वो अधिक होगी। तो आई होप आपको ऐसे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों, ऐसा क्यों करता नहीं करता। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, किसमें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा जो है हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है। जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा
कम अपचायक है। जो तांबा है ना मेरे बच्चों वो कम अपचायक है, इसलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। जो जिंक है वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, परंतु तांबा नहीं करता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कापर सल्फेट के विलयन में, किसके, कापर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। ठीक है, यदि हम कापर के सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल देते हैं तो क्या होगा। तो कापर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कापर की परत चढ़ी जाएगी। क्या जाएगी, कापर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कापर की सक्रियता लोहे से कम होती है। जो कापर की सक्रियता है वह लोहे से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो